बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इल्मी वालों के एमसीक्यूज़ हैं, इल्मी बुक के रियल एनालिसिस के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इससे पहले आपने मेरी ये लेक्चर सुन लिए हों रियल नंबर सिस्टम पे और सीक्वेंशियल सीरीज़ पे, तो आपको ये बासानी समझ आ जाएगा। ठीक है, इसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप फर्स्ट पार्ट है S इज इक्वल टू 1/n, n is set of all natural numbers and from set of all natural number, then infimum of S and supremum of S ये आपने कैलकुलेट करना है। मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे पहले तो आपके पास एक ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए जो जहाँ पे R है, R इज ऑर्डर्ड सेट। फिर उसके बाद उसका सबसेट लेते हैं जो कि बाउंडेड बिलो होना चाहिए, तब उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, और बाउंडेड अबव होना चाहिए तब उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो सेट आपके पास है इसके एलिमेंट्स हैं 1, 1/2, 1/3 एंड अप टू सो ऑन, यानी लार्जेस्ट एलिमेंट इसका 1 है। और याद रखें अगर किसी सेट में लार्जेस्ट एलिमेंट बजाते खुद मौजूद हो तो वही उसका सुप्रीमम होता है। लिहाजा क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट इसका जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो होगा, यानी n जब 1 होगा तो लार्जेस्ट होगा 1 इसका सुप्रीमम है। एक बात तो ये होगी। दूसरा एलिमेंट इसका है 1/2, फिर 1/3, ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगा। आप n को जितना मर्जी बढ़ा लें, जीरो कभी नहीं होगा, ना नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जीरो इसका लोअर बाउंड बन गया, 1 इसका अपर बाउंड बन गया। ठीक है, अब 1 और उसके राइट साइड पे जितने भी नंबर हैं ये सारे इसके अपर बाउंड्स हैं, लेकिन अपर बाउंड में जो सबसे छोटा है वो 1 है, लिहाजा इसका सुप्रीमम 1 है। इस तरफ देखें तो ये 0 इसका लोअर बाउंड है, 0 से छोटे लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं। लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है वो 0 है। ठीक है, और तो इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 है, इसका इन्फीमम ये 0 है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इन्फीमम ऑफ S इज 0। 1 तो नहीं हो सकता इन्फीमम, क्योंकि 1 इसका अपर बाउंड है, ये भी अपर बाउंड है, 2 भी, इन्फिनिटी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, लिहाजा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0, इन्फीमम ऑफ S इज 0। एक दूसरा तरीका जो मैं आपको बता चुका हूँ वो ये है कि क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, 1, 1/2, 1/3 डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो बाय 0 है, ऐसे सीक्वेंस अपने इन्फीमम को कन्वर्ज करते हैं। अब आपको पता है 1/n सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करता है? 0 को। इसका मतलब है कि 0 इसका इन्फीमम है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि 0 इज इन्फीमम ऑफ दिस सीक्वेंस। अच्छा, अब इसी सीक्वेंस का आपने देखना है सुप्रीमम। अब क्योंकि इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा है, 1 लार्जेस्ट एलिमेंट है, 1 पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अगर कोई लार्जेस्ट एलिमेंट किसी सेट में पड़ा हो वही उसका सुप्रीमम होता है, लिहाजा 1 इसका सुप्रीमम है। 0 तो इसका लोअर बाउंड है, सुप्रीमम नहीं हो सकता। 2 अपर बाउंड है, लेकिन 2 से छोटा 1 अपर बाउंड पड़ा है, तो सुप्रीमम सबसे छोटा होता है, लिहाजा 2 भी नहीं होता, इन्फिनिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1, इसका सुप्रीमम 1 है क्योंकि इसका लार्जेस्ट एलिमेंट भी 1 है। अच्छा, इन्फीमम इसका 0 है क्योंकि इसके अंदर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसकी जो लिमिट होती है वही इसका इन्फीमम होती है। ठीक है, ये मैं टिक करता जा रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, उसके बाद सेम वही क्वेश्चन आ गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के बारे में, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन। ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। क्वेश्चन है इसका इन्फीमम क्या होगा। सबसे पहले देखें क्या इस सेट के अंदर कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो वो 1 है। अगर किसी सेट के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट पाया जाता है तो वही एलिमेंट बजाते खुद उसका इन्फीमम होता है। ठीक है, तो इन्फीमम ऑफ n इज 1, क्योंकि 1 इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो 1 इसका इन्फीमम भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 1 इसका लोअर बाउंड है और 1 से पीछे और भी बहुत सारे लोअर बाउंड्स होंगे, लेकिन सबसे बड़ा फिर लोअर बाउंड कौन सा होगा? 1। तो इस तरह से बाय डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं कि 1 इज द इन्फीमम ऑफ दिस सेट। जबकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव नहीं है, अपर बाउंड कोई नहीं है इसका। ठीक है, ये दिस गोज टू इन्फिनिटी, इसका कोई अपर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। और जब अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 0 तो इसका अपर बाउंड भी नहीं, सुप्रीमम कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिहाजा कोई भी रियल नंबर इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता।
ना सुप्रीमम हो सकता है, ठीक है। तो सो डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द सुप्रीमम ऑफ ओपन इंटरवल -1 + 1। ओपन इंटरवल के लिए आप याद रख लें, चाहे ये ओपन इंटरवल है, चाहे क्लोज है, चाहे हाफ ओपन है, जब भी आपके पास इंटरवल आ जाएगा ना, तो उसका जो लेफ्ट एंड पॉइंट होगा, चाहे वो उसमें हो या ना हो, वो उसका इन्फीमम होगा। और जो उसका राइट एंड पॉइंट होगा, वो चाहे उस सेट में हो, उस इंटरवल में हो या ना हो, वो उसका सुप्रीमम होगा। लिहाजा इंटरवल का सुप्रीमम और इन्फीमम बड़ा आसान है। अब -1 + 1 का सुप्रीमम क्या होगा? +1। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। और -1 + 1 का इन्फीमम क्या होगा? -1। ये ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये इस तरह करके किसी भी इंटरवल का सुप्रीमम या इन्फीमम बड़ा आसानी से आप बता सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक रिजल्ट भी पढ़ा दिया आपको, कारवान की बुक से भी कर लिया, अब दोबारा आ गया है। ए अगर एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर है जो कि बाउंडेड बिलो है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा? जो -a है बाउंडेड बिलो है, तो इसका मतलब आप जेहन में रख लें कि ए के इन्फीमम की बात होगी, ठीक हो गया। अगर ए बाउंडेड बिलो है तो -a क्या होगा? बाउंडेड अबव, लिहाजा -a के सुप्रीमम की बात होगी। देन इन्फीमम ऑफ ए इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आपको याद होगा, 2 बार माइनस आएगा, याद रखें इसके लिए, माइनस सुप्रीमम ऑफ -a। ये रिजल्ट है आपका। जब इन्फीमम ए चेंज होगा -a में, तो इन्फीमम चेंज होगा सुप्रीमम में, और साथ उसके माइनस साइन आ जाएगा। अब आप यहां से देखेंगे तो दिस इज ऑप्शन डी, ये करेक्ट ऑप्शन है। और बाकी ऑप्शन पे अगर आप गौर करें तो इन्फीमम ऑफ ए जरूरी तो नहीं कि वो सुप्रीमम ऑफ ए के बराबर हो भी सकता है अगर वो सिंगलटन होगा। इन्फीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ ए के बराबर ये जरूरी नहीं हो सकता है वो इन्फीमम भी पॉजिटिव हो, सुप्रीमम भी पॉजिटिव हो। और इन्फीमम ऑफ ए जरूरी नहीं कि वो सुप्रीमम ऑफ -a के बराबर हो, ठीक है। आप इसके प्रूफ भी आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी हमारा रिजल्ट रिपीट हो रहा है। आपको एक रिजल्ट पढ़ाया था मैंने कि अगर एक नंबर है पॉजिटिव तो उस सूरत में क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ BS इज इक्वल टू B टाइम सुप्रीमम ऑफ S। लेकिन अगर वो नंबर हो नेगेटिव, फिर क्या होगा? B <0। अब आप खुद जरा इमेजिन करें, अगर B नेगेटिव है, S बाउंडेड सेट है, देन सुप्रीमम चेंज होगा इन्फीमम में। B को फर्क नहीं पड़ेगा, B एज इट इज बाहर आ जाएगा, सुप्रीमम चेंज हो जाएगा इन्फीमम में, तो ये आएगा B टाइम्स इन्फीमम ऑफ S, ठीक है। सो दिस इज B टाइम इन्फीमम ऑफ S, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सुप्रीमम एज इट इज नहीं रह सकता अगर B नेगेटिव हो, ठीक है। और माइनस का S में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वो B आउटसाइड आ जाएगा और सुप्रीमम इन्फीमम में चेंज हो जाएगा। सेम केस अगर इन्फीमम होगा तो वो सुप्रीमम में चेंज हो जाएगा, बशर्ते कि B नेगेटिव हो। ओके, नेक्स्ट इज अगेन वेल नोन, ये मॉर्निंग के लेक्चर में भी डिस्कस हुआ, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की 2 स्टेटमेंट डिस्कस हुई आपके साथ। एक तो ये होती है कि एक स्टेटमेंट ये आती है कि हर रियल नंबर x के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा होता है कि वो x से बड़ा होता है, यानी फॉर एवरी रियल नंबर x देयर इज एन इंटीजर n सच दैट n इज ग्रेटर देन x। अच्छा, इसी को बाज़ औक़ात यूं भी बयान किया जाता है कि x के बजाय अगर आप रियल नंबर ले लें y/x, अगर ये इस फॉर्म में ले लें कि रेशो ऑफ 2 रियल नंबर y/x, फिर x इज नॉन जीरो, x को पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पे आमतौर पे, लेट y/x रियल नंबर है, इस पे आप आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगाएं तो आप कहेंगे देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n such that y/x is less than n, यानी यही रियल नंबर एज इट इज लेना है और लेस देन n कर देना है। यहां से अगर आप देखो तो y लेस देन nx आ जाएगा, ठीक है, या आप कहो तो आप कहोगे nx इज ग्रेटर देन y। तो ये भी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की एक फॉर्म है। यहां से अब आप ढूंढ लें कि कहाँ ये आ रही है, nx इज ग्रेटर देन y, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। आखिर की यहाँ पे मुराद यही आर्किमिडियन प्रॉपर्टी थी, इसलिए बाकी ऑप्शंस को हम इग्नोर करते हुए चले जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट इज इफ f इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड का मतलब आपको पता है, इसमें ट्रांजिटिव भी है, ट्राइकोटोमी लॉ भी है। फील्ड का मतलब आपको पता है 11 प्रॉपर्टीज का है। x y z इसके एलिमेंट्स हैं, x पॉजिटिव है। अगर y लेस देन z हो
अब आप स्टेट ऑप्शन देखे बगैर भी समझ जाएंगे आखिर की क्या मुराद है। एक पॉजिटिव नंबर से वो मल्टीप्लाई करना चाहता है, तो जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, तो एक्स वाई लेस देन एक्स जेड होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आथर की मुराद है। आप बड़े आसानी समझ जाएंगे कि बाकी ऑप्शन ट्रू नहीं होंगे। नेक्स्ट वन, एफ एक ऑर्डर्ड फील्ड है, अगेन ऑर्डर्ड फील्ड, एक्स वाई जेड फील्ड के एलिमेंट्स हैं। अब एक्स नेगेटिव है, जब एक्स नेगेटिव है तो अब आप समझ जाएं वाई लेस देन जेड है तो एक्स वाई क्या होगा, वो ग्रेटर देन एक्स जेड हो जाएगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स जेड। यहाँ आथर की मुराद ये प्रॉपर्टी है, तो इसलिए बाकी ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, नेक्स्ट, इफ एफ इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, एफ ऑर्डर्ड फील्ड है, एक्स नॉन जीरो है और फील्ड का एलिमेंट है, देन एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड फील्ड में अगर कोई एलिमेंट है जो कि जीरो नहीं है, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो सही है। एक्स स्क्वायर नेगेटिव, इम्पॉसिबल। एक्स क्यूब ग्रेटर देन जीरो, ये मे और मे नॉट होता है। मिसाल के तौर पे अगर -1 है तो -1 का जो क्यूब है वो तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और अगर हम +1 का क्यूब ले लें वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। खाली पॉजिटिव कहो तो ये गलत हो जाएगा, खाली नेगेटिव कहो तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ओनली करेक्ट ऑप्शन इज फॉर नॉन जीरो एक्स, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर जीरो से ग्रेटर है। नेक्स्ट देख लें, एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट है, एस इज एन ऑर्डर्ड सेट। अगर एक्स लेस है वाई से एंड वाई लेस देन जेड, तो आपको ट्रांजिटिव लॉ याद आ गया होगा, एक्स लेस देन वाई है, वाई लेस देन जेड है, तो इसका मतलब एक्स लेस देन जेड ना। अब आप आसानी से तलाश कर लें एक्स लेस देन जेड। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड अनइक्वल है, लिहाजा इक्वालिटी तोड़ कर नहीं सकती। एक्स क्योंकि वाई से भी छोटा है, वाई जेड से छोटा है, फिर साफ जाहिर है एक्स जेड से बड़ा नहीं हो सकता। नन ऑफ दिस की यंग गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है एक्स लेस देन जेड। नेक्स्ट वन इज अगेन वेल नोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? p square equal to 4 is not satisfied by any rational p। ये बात गलत है, क्योंकि p क्या आएगा, +-2 आएगा, +2 भी रैशनल है, -2 भी रैशनल है। p square equal to 2 is not satisfied by any rational p, this is true, because यहाँ पे p की वैल्यू +-√2 आती है और वो रैशनल नहीं है, this is true। There does not exist irrational number between two rational number, ये बात गलत है। दो रैशनल नंबर के दरमियान बेशुमार इरेशनल नंबर आएंगे, बल्कि आप जानते हैं रियल लाइन का कोई छोटे से छोटा भी हिस्सा ले लें, वहां इन्फिनिटली मैनी रैशनल इरेशनल नंबर ऐसे मिक्सअप हुए पड़े हैं कि कहीं पे दो कंसेक्टिव रैशनल या इरेशनल नहीं मिलेंगे, बल्कि हर दो रैशनल के दरमियान इन्फिनिटली मैनी इरेशनल नंबर होंगे। देयर एग्जिस्ट ओनली वन इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, ये भी गलत है। दो रियल नंबर हों, खा दो रैशनल हों, खा दो इरेशनल हों, उनके दरमियान इन्फिनिटली मैनी इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो कि ये कह देना कि सिर्फ एक होता है, ये भी गलत होगा। विच इज नॉट ट्रू अबाउट नंबर जीरो, जीरो के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? जीरो इवन, ये तो होता है। जीरो पॉजिटिव नहीं होता, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इवन होता है क्योंकि 0/2 का आंसर आ जाता है, एक इंटीजर है, 0/2 इज एन इंटीजर। एडिटिव आइडेंटिटी, यस, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो, यस, जीरो इज एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो। जीरो सेल्फ इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स देखा जाए तो उसे चाहिए, उसे ढूंढना था कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो बी ऑप्शन ट्रू नहीं है। The least upper bound of the set 1/m plus 1/n mn is, and also the greatest lower bound। अब इस सेट का आपने सुप्रीमम बताना है और इन्फीमम बताना है। ठीक है, अब जरा गौर करें, पहले तो आप इसका लोअर अपर बाउंड के बारे में सोचें कि ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है अगर, तो ये कहाँ पड़ा हुआ है। डिक्रीजिंग किस्म का सीक्वेंस आप बना सकते हैं, वो तो आपको नजर आ रहा है। पहले सोचें इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब m1 हो और n भी 1 हो, तो ये मैक्सिमम होगा। m = 1, n = 1, इसका मतलब है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2।
और वो इस सेट का हिस्सा है। जब m 1 होगा और n भी 1 होगा तो आंसर 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका एक तो बात तय होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी सेट में लार्जेस्ट एलिमेंट या मैक्सिमम एलिमेंट पड़ा हो वही उसका सुप्रीमम होता है। लिहाजा सुप्रीमम की परेशानी तो खत्म हो गई कि आपका जो लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम है वो है 2, ये तो मिल गया हमें। अब आ गया इन्फीमम। तो आप देखें उसके लिए लोअर बाउंड ढूंढने पहले इसका। एम एन की किसी भी वैल्यू के लिए आपका आंसर कभी जीरो नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। इसका मतलब है जीरो भी इसके लोअर बाउंड है और नेगेटिव नंबर भी सारे इसके लोअर बाउंड हैं। बाकी तमाम वैल्यू अटेन करेगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग किस्म का सीक्वेंस बनाया जा सकता है जो 2 से 0 की तरफ चला जाएगा। लेकिन कब ना जीरो होगा ना नेगेटिव इंटीजर होगा। तो अब इसके जो लोअर बाउंड्स हैं उनमें सबसे बड़ा साफ जाहिर है जीरो है, तो इसका जो इन्फीमम है वो जीरो आएगा, ठीक है, और जो इसका सुप्रीमम है वो 2 आएगा। अच्छा, विच ऑफ द, लेकिन याद रखें जीरो को ये अटेन नहीं करेगा। एम एन की किसी वैल्यू के लिए जीरो होगा नहीं ये, ठीक है, यानी इसका कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसका इन्फीमम जीरो इसलिए है कि लोअर बाउंड में वो सबसे बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही है? रियल नंबर सिस्टम है सर्टेन गैप, रियल नंबर सिस्टम में तो कोई गैप नहीं, आप जानते हैं रियल नंबर सिस्टम कंप्लीट है। रैशनल नंबर सिस्टम हैज नो गैप्स, ये भी गलत है, हम जानते हैं रैशनल नंबर सिस्टम में गैप्स हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट 2 की जगह गैप होगा क्योंकि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नहीं है। रैशनल नंबर सिस्टम हैज सर्टेन गैप्स, दिस इज ट्रू, रैशनल नंबर सिस्टम सर्टेन गैप रखता है और वो गैप इरैशनल नंबर से फिल होते हैं। नंबर डी, देयर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर बिटवीन टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स, दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर कौन से होंगे? मसलन हम दो ये ले लेते हैं 1 और 2, ये दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर हैं। अब इनके दरमियान कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब है ये बात भी गलत है कि हर दो कंसेक्टिव नंबर नेचुरल नंबर के दरमियान एक नेचुरल नंबर आएगा। दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर के दरमियान कोई नेचुरल नंबर नहीं आता। तो एक ही स्टेटमेंट सही है कि रैशनल नंबर सिस्टम हैज सर्टेन गैप्स, और यही हमारा आंसर होगा। Next is, let A be the set of all positive rational P such that P square is less than 2, then which of the following statement is true? ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है Q प्लस, और वो वाले जिनका स्क्वायर लेस देन 2 है, ये वाले। अब इक्वालिटी तो यहां होल्ड कर नहीं रही, अगर होल्ड करती भी होती तो P लेस देन स्क्वायर रूट 2 आ जाना था। स्क्वायर रूट 2 हमारे पास रैशनल नंबर में तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में कौन कौन सी बातें दुरुस्त हैं? P belongs to Q plus such that P square is less than 2. Number 1, A is bounded, ये सेट A है। अब देखें, क्योंकि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, लिहाजा ये बाउंडेड बिलो बाय 0 तो है, एवरी P इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, नेगेटिव नंबर तो आ नहीं सकते, ये बाउंडेड बिलो बाय 0 है, और बाउंडेड अबव भी है, P स्क्वायर लेस देन 2, खा सुप्रीमम ना भी मिले हमें, लेकिन एक हद है, अपर बाउंड है इसका एक, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 चले हमारे पास नहीं, पर 2 तो है, 2 तो इसका अपर बाउंड है, इसमें कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं होगा जो 2 से बड़ा हो जाए। मैं कह सकता हूं कि ये तमाम नंबर वो हैं जो 0 और 2 के दरमियान होंगे, खा वो 0 और 1.4 के दरमियान ही क्यों ना है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 0 इसका लोअर बाउंड है, 2 इसका अपर बाउंड है, लिहाजा ये बात तो दुरुस्त है कि ये बाउंडेड है। अगर ये पॉजिटिव रैशनल की कंडीशन ना होती तो हमें लोअर बाउंड शायद ना मिलता, लेकिन पॉजिटिव रैशनल्स की वजह से ये बाउंडेड तो है। A कंटेन्स नो लार्जेस्ट नंबर, A के अंदर कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं है, ठीक है, A कंटेन नो लार्जेस्ट, A कंटेन नो लार्जेस्ट नंबर, कोई लार्जेस्ट साफ जाहिर है वो नहीं है, ठीक है। अव्वल तो यहाँ पे अगर तो इक्वालिटी होल्ड कर जाती फिर भी वो ना होता क्योंकि स्क्वायर रूट 2 रैशनल नहीं है। अगर रियल नंबर की बात होती तब भी इसमें लार्जेस्ट नंबर ना होता क्योंकि P स्क्वायर लेस देन 2 का मतलब है कि एंड पॉइंट, आप जानते हैं किसी भी इंटरवल का मिसाल के तौर पे 0 1 ही क्यों ना ले लें, अब इसका बाउंड्री पॉइंट तो शामिल नहीं है 1, आप बता ही नहीं सकते कि 0 1 इंटरवल के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है,
इस 0-1 इंटरवल के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट वो होगा जो 1 के पीछे पड़ा है। अब आपको क्या पता कि 1 के पीछे कौन सा पड़ा है? 0.9 तो नहीं, 0.99 भी तो हो सकता है, 0.999 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। तो 1 के, अब 0-1 इंटरवल का ही लार्जेस्ट एलिमेंट किसी को नहीं पता, हाँ वो रियल नंबर्स ही क्यों ना ले ले। तो साफ जाहिर है यहाँ पे भी कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, ये बात दुरुस्त है। इट हैज नो लार्जेस्ट नंबर। ए कंटेन नो स्मॉलेस्ट नंबर, ये बात गलत है। स्मॉलेस्ट नंबर अगर वो जीरो इंक्लूड, अच्छा सॉरी, जीरो भी नहीं इंक्लूड कर रहा, ये बात भी सही है। ए कंटेन नो स्मॉलेस्ट नंबर, कोई स्मॉलेस्ट नंबर भी नहीं बता सकते आपके इसका ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ए इज बाउंडेड बिलो, देखा जाए तो ये सारी बातें सही हैं, ठीक है। आथर की यहाँ पे जो मुराद है मैं उस पर आता हूँ, लेकिन देखा जाए तो ये सारी बातें सही हैं। ये वो सेट है जो रैशनल नंबर का है, पॉजिटिव रैशनल नंबर का, और जिसका पी का स्केयर लेस देन 2 है। मैंने आपको बताया कि आप देखो पी को आप 2 पुट कर लो, अगर पी को 2, तो 2 का स्केयर 4, 4 लेस देन 2 तो नहीं है, इसका मतलब है 2 तो इस सेट में नहीं आ रहा, लिहाजा 2 इसका अपर बाउंड है। इस सेट के जो एलिमेंट है वो 2 से छोटे हैं, पॉजिटिव रैशनल होने की वजह से इसके जो एलिमेंट है वो 0 से बड़े, लिहाजा ये बाउंडेड भी है, बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें। ना तो कोई इंसान बता सकता है कि इसके अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ना कोई ये बता सकता है कि इसके अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ठीक है। लिहाजा देखा जाए तो ये सारे ऑप्शन ट्रू हैं। अब आखिर क्या चाहता होगा यहाँ आप सब, अगर आपने वो रिजल्ट पढ़ा जो मैंने बताया था, तो एक रिजल्ट वाल्टर वुडन की बुक में ये है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल पी सच दैट पी स्क्वायर इज लेस देन 2, देन ए हैज नो लार्जेस्ट एलिमेंट। अगर देखा जाए तो वो रिजल्ट ये बताता है, यानी इसका मतलब है कि आथर के माइंड में ये ऑप्शन है, क्योंकि ऑल ट्रू वाला ऑप्शन तो नहीं दिया होगा, लिहाजा अगर इनमें से आपने इंतखाब करना होगा तो आप बी का इंतखाब करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इसी तरह अब इस वक्त सेट ऐसा है कि वो पॉजिटिव रैशनल का सेट है Q प्लस का, एंड 2 इज लेस देन एंड P स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, इस तरह से करके, ठीक है। ये सेट ये है हमारे पास अगेन। अब इसे देखना है कि ये बाउंडेड है कि नहीं, लार्जेस्ट एलिमेंट है कि नहीं, स्मॉलेस्ट है कि नहीं, बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो। अच्छा, अब ये वो तमाम पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट है जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, यानी वो तमाम, जैसे मिसाल के तौर पे एक रैशनल नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 वो ग्रेटर देन 2 है, 3 है, 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, यानी वो तमाम रैशनल जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। पॉजिटिव तो साफ ज़ाहिर सारे के सारे ही हैं, लेकिन ये वो तमाम है जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि अच्छा आप देखें, अगर इसमें 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर तो ग्रेटर देन 2 नहीं है, इसका मतलब है इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे 1 से तो बड़े हैं, 1 नहीं रख सकते आप, 1 या उससे छोटे एलिमेंट रखेंगे तो उनका स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 2 नहीं होगा, लिहाजा इसका लोअर बाउंड आपको मिल गया 1, अपर बाउंड कोई नहीं है। अप टू इन्फिनिटी जितने भी रैशनल नंबर हैं सबका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, लिहाजा इट हैज नो अपर बाउंड, अपर बाउंड नहीं है। तो अब इसको बाउंडेड नहीं कह सकते, बाउंडेड का मतलब होता है कि वो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, इसको बाउंडेड नहीं कह सकते, ये जस्ट आपके पास बाउंडेड बिलो है, ठीक है। लार्जेस्ट एलिमेंट कोई नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि इसका अपर बाउंड ही कोई नहीं है तो इसका लार्जेस्ट एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता। स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी कोई नहीं है, कोई नहीं बता सकता कि स्मॉलेस्ट कौन सा ऐसा आपके पास रैशनल नंबर आएगा जिसका स्क्वायर लेस देन 2, यहां से ये सेट शुरू होगा, इट हैज नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट। बाउंडेड अबव भी नहीं है, तो देखा जाए तो इसके लिए भी दोनों ऑप्शन ट्रू हैं, बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है। लेकिन अगर आखिर की मुराद देखनी है आपने तो आपके पास वाल्टर वुडन की बुक में एक रिजल्ट है कि अगर एक ऐसा सेट हो पॉजिटिव रैशनल का जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है तो ये बाउंडेड बिलो सेट है और इसका कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। बाउंडेड बिलो के लिए लार्जेस्ट की तो बात अंडरस्टूड ही है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसमें कोई नहीं होगा। अगर आखिर की मुराद आपने लेनी है, वाल्टर वुडन का रिजल्ट लेना है तो ये है, अदरवाइज यहाँ का ऑप्शन होना चाहिए बी एंड सी बोथ, ठीक है। लेकिन वो नहीं हो तो फिर आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रिजल्ट आपको मिलता है बुक में आप वो उसका इंतखाब करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ x and a are real numbers such that x mod is less than a,
अब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं एक्स मॉड लेस देन ए को। जब आप मॉड ख़त्म करते हैं तो ये प्लस माइनस एक्स आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्लस एक्स इज़ लेस देन ए एंड माइनस एक्स इज़ लेस देन ए, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन माइनस ए, और जब कंबाइन करते हैं तो माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। ठीक है, यानी एक्स ग्रेटर देन माइनस ए है तो ये लेस देन वाली बात तो गलत हो गई। ठीक है, अच्छा इक्वालिटी क्योंकि यहाँ होल्ड नहीं कर रही थी तो इक्वालिटी होल्ड कर ही नहीं सकती, और ये हमने सॉल्व किया माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, और एक्स क्योंकि ग्रेटर देन माइनस ए है तो लेस देन माइनस ए, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह हम नेक्स्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स मॉड इज ग्रेटर देन ए, इसे हम सॉल्व करते हैं। एक्स मॉड एक तो इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, जहां जहां आपको इक्वालिटी नजर आएगी वो ऑप्शन तो होंगे नहीं। इक्वालिटी के बगैर अब ये मॉड खत्म किया, प्लस माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए, इसका मतलब होगा एक तो आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन ए, एक आ जाएगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए, लिहाजा एक तो हो गया एक्स ग्रेटर देन ए, तो एक्स लेस देन ए वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। और यहां से क्या आएगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें एक्स लेस देन माइनस ए, सॉल्व करने से आपको ये ऑप्शन डी मिल गया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एस इज इक्वल टू एक्स इन आर, एस सेट है रियल नंबर्स का, सच दैट एक्स इज लेस देन 2, 2 से छोटे तमाम रियल नंबर्स का सेट, यानी 2 शामिल नहीं है और लोअर बाउंड कोई नहीं है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो असल में एस ये है, अगर इंटरवल की फॉर्म में आप लिखें, एक इनफाइनाइट इंटरवल है नेगेटिव इन्फिनिटी 2 के दरमियान में। ठीक है, इंटरवल का आपको मैंने समझाया हुआ है किस तरह आप सुप्रीमम या इन्फिमम आप फाइंड कर सकते हैं। अब ऑप्शंस को देखें। पहला ऑप्शन सुप्रीमम ऑफ एस डज नॉट एग्जिस्ट, यहां से आपको सुप्रीमम नजर आ रहा है कि इसका सुप्रीमम 2 है, लिहाजा ये बात तो गलत हो गई क्योंकि ये बाउंडेड अबव है। हर बाउंडेड अबव सेट का सुप्रीमम आर में जरूर होता है। ठीक है, लिहाजा ये बात तो गलत हो गई कि सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ दिस सेट एस इज 2, अगर किसी सेट का मैक्सिमम एलिमेंट हो उस सेट में वही उसका सुप्रीमम होता है, लेकिन क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि 2 इसमें शामिल नहीं है। अब इसका अगर कोई मैक्सिमम एलिमेंट होता तो वो 2 से छोटा होना था, क्योंकि 2 तो शामिल नहीं है। 2 से छोटा जो भी रियल नंबर बनता हो वो इसका मैक्सिमम एलिमेंट होता है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि इसका सुप्रीमम 2 है तो इसका मतलब है अगर मैक्सिमम एलिमेंट होता है इसका तो वो 2 होना था, लेकिन ओपन इंटरवल की वजह से 2 इसमें शामिल नहीं है, लिहाजा इसका कोई मैक्सिमम एलिमेंट नहीं है। इंटरवल का मैक्सिमम एलिमेंट तब होता है जब एंड पॉइंट राइट एंड पॉइंट उसमें हो तो वो उसका मैक्सिमम एलिमेंट होता है, लिहाजा 2 क्योंकि इस सेट में नहीं है तो मैक्सिमम एलिमेंट तो इस सेट का कोई भी नहीं है। सुप्रीमम इसका है 2, बिल्कुल ठीक है। राइट एंड पॉइंट इंटरवल का जो होता है वो उसका सुप्रीमम होता है। इनफिमम कोई नहीं है क्योंकि इसका तो लोअर बाउंड ही कोई नहीं है। ये सेट क्योंकि बाउंडेड बिलो नहीं है लिहाजा इसका कोई भी इनफिमम नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो एक ही ऑप्शन ट्रू है कि इसका सुप्रीमम 2 है। इसी तरह इफ s इज इक्वल टू x इन r सच दैट x इज ग्रेटर देन 3, और 3 शामिल नहीं है, अपर बाउंड कोई नहीं है, ये सेट एक इस किस्म का इंटरवल है। अब आप इंटरवल के बारे में बेहतर जानते हैं। इनफिमम ऑफ s डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात गलत है क्योंकि ये बाउंडेड बिलो है 3 से, हर बाउंडेड बिलो सेट का इनफिमम जरूर होता है, ये गलत होगी बात। इसका कोई मिनिमम एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि मिनिमम एलिमेंट जो इंटरवल का है वो लेफ्ट एंड पॉइंट होता है अगर वो उसका एलिमेंट भी हो। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट उसके एलिमेंट होते हैं। अब क्योंकि 3 इसका एलिमेंट ही नहीं है तो लिहाजा इसका कोई मिनिमम एलिमेंट नहीं। सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये बाउंडेड अबव है ही नहीं, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहा है, जबकि इनफिमम किसी भी इंटरवल का उसका लेफ्ट एंड पॉइंट होता है और वो 3 है, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन जी है। नंबर 5, इसको आप सॉल्व करके देखें, आप जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। a माइनस बी मॉड इज इक्वल टू 2a माइनस a माइनस b विच इज इक्वल टू a माइनस b। अब इसे हम अगर मैं x पढ़ूं तो x मॉड इक्वल टू x कब होता है? x मॉड इक्वल टू पॉजिटिव x कब होता है? जब x नॉन नेगेटिव नंबर हो तो वो इट रिमेन सेम, x मॉड इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0।
लिहाजा a माइनस बी मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी मीन कि a माइनस बी पॉजिटिव इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव है, तो यहां से क्या आएगा a इज ग्रेटर इक्वल टू b, लिहाजा a ऑप्शन ट्रू है, a ग्रेटर इक्वल टू b, तो a ग्रेटर है तो लेस तो नहीं हो सकता, b तो आर्बिट्रेरी है, उसका जीरो होना भी जरूरी नहीं, a भी आर्बिट्रेरी है। 6 इसे सॉल्व कर लें तो a माइनस बी मॉड इक्वल टू 2b माइनस बी, 2b माइनस बी इज b माइनस a, आप इसे कह सकते हैं माइनस a माइनस b। अब इसे लिखेंगे तो ये बन रहा है x मॉड इज इक्वल टू माइनस एक्स, विच इज पॉसिबल इफ x इज नेगेटिव, तो फिर आपका x मॉड जो है वो माइनस एक्स के बराबर होता है, इसका मतलब a माइनस बी इज नेगेटिव, और अगर a माइनस बी नेगेटिव है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, आप जानते हैं कि जीरो का मॉड इक्वल टू माइनस जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो ही आता है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल a माइनस बी लेस इक्वल टू जीरो आना चाहिए था, तो a लेस इक्वल टू b आ जाता है, लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसके करीब करीब अगर आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो वो a लेस देन b हो सकता है, क्योंकि a लेस देन b है तो ग्रेटर तो हो नहीं सकता, और a और b आर्बिट्रेरी हैं, जीरो होना जरूरी नहीं है उनका, तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से अगर लिया जाता तो a लेस देन b होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, f of x इक्वल टू x प्लस x मॉड ओवर x, x नॉट जीरो, देन फॉर x इज लेस देन जीरो, फॉर नेगेटिव x, x अगर नेगेटिव होगा तो आप जानते हैं क्या फर्क पड़ेगा, x मॉड में फर्क पड़ेगा, x मॉड इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा, और ये वैल्यू जब आप यहां रखेंगे माइनस एक्स कैंसिल होके माइनस वन बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस वन। x जब लेस देन जीरो होगा तो x मॉड माइनस एक्स के बराबर है, x कैंसिल हो गया x माइनस वन, तो बाकी ऑप्शन तो आपके बड़े मुख्तलिफ हैं, इससे वो सही नहीं होंगे। अब हम इसे देख लेते हैं, अगेन सेम बट नाउ x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव x की सूरत में x मॉड x के बराबर होगा, x x से कैंसिल होकर वन हो जाएगा, तो f ऑफ x इक्वल टू x प्लस वन, तो ऑप्शन ए विल बी ट्रू। नेक्स्ट इज द लिमिट x ओवर x मॉड x अप्रोचेस टू जीरो माइनस, इसका मतलब होता है कि x लेस है जीरो से, लेफ्ट हैंड से है ना, आप लेफ्ट साइड से जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो आप जीरो से लेस हैं, x लेस है, लेस का मतलब नेगेटिव है, जब वो नेगेटिव है तो x मॉड क्या होगा, वो फिर माइनस एक्स होगा, क्योंकि x नेगेटिव है, कैंसिलेशन से माइनस वन आ जाएगा, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर आर फॉल्स। x अप्रोचेस टू जीरो प्लस मीन x राइट साइड से जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो x बड़ा है जीरो से, अगर x बड़ा है जीरो से तो x मॉड x के बराबर है, तो x बाय x वन हो जाएगा, उस सूरत में लिमिट वन है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेफ्ट लिमिट माइनस वन है, राइट लिमिट वन है, और द होल अगर लिमिट कही जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, x अप्रोचेस टू जीरो माइनस यानी x लेस देन जीरो है, क्या फर्क पड़ेगा उसका, आपको जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू में देखना पड़ेगा, अगर x आपका लेस देन जीरो है और वन ऐड भी हो रहा है, वन प्लस एक्स, और ये इतना जीरो से लेस देन जीरो है, लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी ये नहीं कि वो बहुत ही लेस है, ग्रेटर देन माइनस वन भी है, ठीक है, यानी x तो जीरो के करीब है, माइनस वन से तो बहुत दूर है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, अगर आप इसमें वन ऐड करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा और इधर वन हो जाएगा, तो आपका जो वन प्लस एक्स है ये तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो, और अगर वन प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मॉड खत्म हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस x, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, x प्लस वन आ जाएगा, और जब आप लिमिट पुट करेंगे तो जीरो ओवर जीरो प्लस वन, दिस इज जीरो बाय वन, दिस इज जीरो, सो योर आंसर इज जीरो, और ये आंसर यहाँ मौजूद है, तो बाकी ऑप्शन इस वक्त इग्नोर हो जाएंगे, बाकी ऑप्शन सही नहीं होंगे। S एक ऑर्डर्ड सेट है, E उसका सबसेट है, बीटा एक ऐसा एलिमेंट है जो E के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल है, फिर साफ जाहिर है बीटा अपर बाउंड है इसका, E के तमाम एलिमेंट अगर लेस इक्वल टू बीटा है तो बीटा इसका अपर बाउंड है, और E बाउंडेड अबव है। अब देख लेते हैं, E इज बाउंडेड अबव, ये बात सही है, E इज बाउंडेड बिलो के बारे में कुछ नहीं कह सकते, एक सेट बाउंडेड अबव हो तो जरूरी नहीं कि वो बाउंडेड बिलो हो, अपर बाउंड की वजह से उसे बाउंडेड अबव कह सकते हैं, बाउंडेड बिलो नहीं कह सकते। बीटा इसका अपर बाउंड है तो लोअर बाउंड तो नहीं हो सकता, E इज नॉट बाउंडेड अबव तो वो है, तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, S इज एन ऑर्डर्ड सेट, E दोबारा सबसेट है S का,
बीटा एलिमेंट है इसका इस तरह से कि ई का हर एलिमेंट बीटा से ग्रेटर या इसके इक्वल है, तो फिर बीटा उसका लोअर बाउंड हुआ और वो सेट बाउंडेड बिलो हुआ। तो उसको बाउंडेड अबव तो नहीं कह सकते लोअर बाउंड की बुनियाद पे, अलबत्ता बाउंडेड बिलो कह सकते हैं। बीटा उसका लोअर बाउंड है तो अपर बाउंड तो नहीं हो सकता, और अगर वो बाउंडेड बिलो है तो ये तो नहीं कह सकते नॉट बाउंडेड बिलो, ये बात गलत हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। लेट अल्फा बी एन अपर बाउंड ऑफ ई, ये एक सेट ई है, फर्ज करो ये अल्फा उसका एक अपर बाउंड है, ये इसका एक अपर बाउंड है अल्फा। इफ गैमा इज लेस देन अल्फा, अगर गैमा अल्फा से छोटा है और गैमा अपर बाउंड नहीं है तो फिर क्या इसका क्या मतलब हुआ? दोबारा सुन लें, अल्फा अपर बाउंड है, गैमा अल्फा से छोटा है और गैमा अपर बाउंड नहीं है। इसका मतलब है कि अल्फा सबसे छोटा अपर बाउंड है, कि अल्फा से छोटा कोई भी नंबर हो वो अपर बाउंड नहीं रहता। तो सबसे छोटे अपर बाउंड को आप क्या कहते हैं? लीस्ट अपर बाउंड, और लीस्ट अपर बाउंड को आप सुप्रीमम कहते हैं। लिहाजा अल्फा जो है वो सुप्रीमम, सॉरी। अच्छा, इसी तरह फर्ज करें अल्फा एक लोअर बाउंड है, अब अल्फा यहां पड़ा है और ये लोअर बाउंड इस किस्म का है कि अगर गैमा अल्फा से बड़ा है तो गैमा लोअर बाउंड नहीं। इसका मतलब है कि ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कि अगर इससे बड़ा कोई नंबर हो तो वो लोअर बाउंड नहीं रहता। सो अल्फा इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फिमम कहते हैं, ठीक है। और लोअर बाउंड की मदद से सेट को बाउंडेड अबव तो नहीं कह सकते, बाउंडेड भी नहीं कह सकते। बाउंडेड तब होता है जब वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, ठीक है। तो अल्फा लोअर बाउंड है तो सुप्रीमम तो हो नहीं सकता, लिहाजा इसका एक ही ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट। एन ऑर्डर्ड सेट एस इज सेड टू हैव लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। किसी सेट ऑर्डर्ड सेट में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी कब होती है? इफ सुप्रीमम ऑफ ई ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ई ऑफ एस इज ऑप्शन 1 एग्जिस्ट इन ई। नो, सुप्रीमम या इन्फिमम का उस बाउंडेड सेट में होना जरूरी नहीं होता, उस ग्राउंड सेट एस में होना जरूरी होता है। अगर ई क्योंकि बाउंडेड अबव है, ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि ई का जो सुप्रीमम है वो एस में जरूर हो, ठीक है। जैसे कोई भी सबसेट जब होता है तो उसका सुप्रीमम या इन्फिमम आर पे ढूंढा जाता है, क्योंकि वो सेट सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। यहाँ पे वो सबसेट ऑफ एस है, तो लिहाजा अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम और इन्फिमम को तलाश एस में किया जाएगा और वो एस में एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस इज ट्रू। उसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना जरूरी नहीं होता, सुप्रीमम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एस में उसका होना जरूरी होता है। 17 से सपोज एस इज एन ऑर्डर्ड सेट विद लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। एस एक ऑर्डर्ड सेट है, उसके अंदर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इसका कोई बाउंडेड अबव सेट हुआ तो उसका सुप्रीमम जरूर एस में होगा। और बीटा क्या है? ये एक बाउंडेड बिलो सेट है, और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये सेट, इसे आप एस मान लें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, अलबत्ता ये, इसे आप एस मान लें। एक बाउंडेड बिलो सेट लिया जा रहा है बी, जो कि बाउंडेड बिलो है, इसके अपर बाउंड का कोई पता नहीं लेकिन बाउंडेड बिलो है, ठीक है। ये इसका लोअर बाउंड है यहाँ पे। तो जो लेफ्ट साइड पे इसके एलिमेंट्स होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे? ये इसके लोअर बाउंड बन जाएंगे, इसे हम एल कह देते हैं। ये एल है, ये बी है। अब एस की खूबी ये है कि अगर इसके अंदर कोई बाउंडेड अबव सेट हुआ तो उसका सुप्रीमम जरूर होगा, क्योंकि इसके अंदर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी पाई जाती है। देखना ये है कि इसके अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी है या नहीं। तो उसके लिए एक बाउंडेड बिलो सेट लेना था उन्होंने, वो उन्होंने ले लिया। ये एक बाउंडेड बिलो सेट है, ये सारे इसके लोअर बाउंड है। अब ये बाउंडेड बिलो है, अगर इसका इन्फिमम एग्जिस्ट कर गया तो फिर इस सेट के अंदर इन्फिमम प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। अब देखिए वो इन्फिमम कैसे आएगा। ये इसके सारे लोअर बाउंड्स हैं। अब ये जो लोअर बाउंड्स हैं ये बाउंडेड अबव हैं बाय बी, बी इसके अपर बाउंड बन गए। इस सेट एल के ये सारे अपर बाउंड हो गए बी वाले। अब क्योंकि एल बाउंडेड अबव है और लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव हो तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, लिहाजा इस एल का सुप्रीमम तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या?
जो इस सेट एल का सुप्रीमम है वो एस में एग्जिस्ट कर गया है, वो दरअसल क्या है, वो बी का इन्फीमम है, क्योंकि ये सारे बी के लोअर बाउंड थे, इनमें जो सबसे बड़ा है वो बी का इन्फीमम है। सुप्रीमम ऑफ एल इज बेसिकली इन्फीमम ऑफ बी, इसे सामने रखें। अब आप देखें इसको, अल्फा अगर एल का सुप्रीमम है तो फिर क्या होगा, फिर वही अल्फा बी का इन्फीमम होगा। ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, अल्फा इज इन्फीमम ऑफ बी। अल्फा का जीरो होना भी जरूरी नहीं है, अल्फा का बी के सुप्रीमम की तो बात ही नहीं कर सकते, वो तो बाउंडेड बिलो है, ठीक है। और अल्फा एल एल तो बाउंडेड अबव है, उसके इन्फीमम की तो हम बात कर नहीं सकते, लिहाजा एक ही ऑप्शन ट्रू है, वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लें, एफ अगर एक फील्ड है, देन फॉर एक्स वाई इन एफ एक्स प्लस वाई डज नॉट, ये गलत बात है क्योंकि क्लोजर लॉ तो होल्ड करता है फील्ड के अंदर अंडर एडिशन, ये सही है। मल्टीप्लीकेशन डज नॉट बिलोंग, नहीं ये बात भी गलत है, फील्ड में क्लोजर लॉ होल्ड करता है और ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सेट ऑफ रैशनल नंबर ये फील्ड बनाते हैं, क्योंकि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लीकेशन नॉन जीरो एलिमेंट लें तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। सेट ऑफ रैशनल इज नॉट अ फील्ड, ये बात गलत है क्योंकि सेट ऑफ रैशनल फील्ड है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ फील्ड, ये बात भी गलत है। क्यों क्यों गलत है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो जीरो भी नहीं होता, लिहाजा ये तो अंडर एडिशन भी ग्रुप नहीं बनाता। सेट ऑफ इंटीजर इज फील्ड, ये भी गलत बात है क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लीकेशन चाहे नॉन जीरो भी ले लें तब भी ग्रुप नहीं बनाते, क्योंकि मिसाल के तौर पे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है इंटीजर के अंदर, तो ये एक ही ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट वन इज इफ एक्स इज पॉजिटिव देन, अगर एक्स पॉजिटिव हो तो आपके माइंड में क्या आएगा, बहुत सारी बातें आएंगी। अगर एक्स पॉजिटिव है तो 1 ओवर एक्स भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो नहीं होता। मिसाल के तौर पे 2 पॉजिटिव है तो 1 ओवर 2 भी तो पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोक अगर नंबर पॉजिटिव हो तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अलबत्ता -1 ओवर एक्स, अगर 1 ओवर एक्स पॉजिटिव है तो -1 ओवर एक्स नेगेटिव होना चाहिए, ये भी गलत होगी बात। एक्स ग्रेटर देन 0 है तो -x लेस देन 0 होना चाहिए, ये भी गलत होगी बात। 2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो -2 तो ग्रेटर देन 0 नहीं होता, बल्कि -2 लेस देन 0 होता है, तो ये ऑप्शन ट्रू है, डी ऑप्शन, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, और अगर तरतीब से देखा जाए तो कुछ एडिशन में ये क्वेश्चन नंबर 41 बनता है। इफ x इज नेगेटिव एंड y इज लेस देन z, देन यहाँ आपको पता चल गया कि आखिर कौन सी इनइक्वालिटी बयान करना चाह रहा है। अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आप जानते हैं कि इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स जेड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन मौजूद है और डी ऑप्शन, ठीक है। और इसके अलावा बाकी आप अगर गौर करें ऑप्शन को, तो क्योंकि एक्स नेगेटिव है, अगर एक्स से डिवाइड करते हैं तब भी इनइक्वालिटी साइन चेंज होना चाहिए था। अच्छा, जब नेगेटिव एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई ग्रेटर देन एक्स जेड हो जाएगा, और अगर दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन लेस आ जाना चाहिए था, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है और वो डी ऑप्शन। इफ 0 लेस देन एक्स लेस देन वाई, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं, जिसका मतलब ये होगा कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव है। अगर आप इसे एक्स वाई के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दें, दरअसल आप इसमें से रेसिप्रोकल लेके देखते हैं कि इनइक्वालिटी साइन का क्या बनता है। मैं आपको उसका प्रूफ बता रहा हूँ। एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 लेस देन 1 ओवर वाई लेस देन 1 ओवर एक्स। यानी अगर एक्स वाई पॉजिटिव हैं तो उनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हैं। अगर एक्स लेस देन वाई है तो रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 1 ओवर वाई लेस देन 1 ओवर एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब बी में क्योंकि रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हुआ, लिहाजा ये सही नहीं है। एक्स लेस देन वाई नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं किया, ये भी गलत है। और एक्स लेस देन वाई
जब आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/y लेस देन 1/x आ गया। और अब जबकि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1/y इज ग्रेटर देन, यहाँ पे ये बन जाएगा -1/y लेस देन के बजाय ग्रेटर देन -1/x, या आप इसे -1/x लेस देन -1, तो इसके मुताबिक ये ऑप्शन डी भी ये करेक्ट है। यहाँ आपके पास ऑप्शन ही मौजूद नहीं है ऐसा, ए एंड डी बोथ, तो इसके आपको मार्क्स दिए जाने चाहिए। नंबर 3, if x y are real numbers and x is positive, then there is a positive integer n such that आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, ये आप जान चुके होंगे। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की सिंपल फॉर्म आपको मैंने कल पढ़ाई थी। अगर x कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसके लिए एक पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा ज़रूर होता है जो उससे बड़ा होता है। ठीक है, अब आप इस पॉजिटिव रियल नंबर को अगर y/x ले लें तो इसके करस्पॉन्डिंग भी आपको एक इंटीजर मिलेगा कि y/x विल बी लेस देन n। यहाँ से इसकी ये फॉर्म बन जाती है कि y लेस देन nx, ये मौजूद है y लेस देन nx, इस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अब n और x दोनों पॉजिटिव हैं, इसका प्रोडक्ट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसके क्वोशिएंट भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर इसका प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता तो उसका मतलब है आप इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो अगेन यही है कि इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है, विच इज इम्पॉसिबल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ ए फील्ड फॉर्म ए ग्रुप अंडर। आप जानते हैं फील्ड जो होता है वो अंडर एडिशन ग्रुप बन जाता है, और अंडर एडिशन ग्रुप बनने की वजह से उसमें जीरो एलिमेंट जरूर होता है। यही वजह है कि जब अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाना हो तो पहले जीरो को तो निकालना पड़ता है, अदरवाइज वो ग्रुप बन नहीं सकता। तो नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए फील्ड फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ट्रू। ठीक है, अंडर एडिशन तो नॉन जीरो बन ही नहीं सकता ना, जीरो ना हो तो एडिटिव इनवर्स ही नहीं होता, सब्ट्रैक्शन के हिसाब से तो वो ग्रुप है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, डिवीजन का भी क्लोजर लॉ का प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन अगर नॉन जीरो है तो क्लोजर लॉ का प्रॉब्लम दूर हो जाता है, जबकि एसोसिएटिव लॉ जो है वो नहीं होता है उसमें। अच्छा, नेक्स्ट देख रहे हैं। फॉर एवरी रियल नंबर x ग्रेटर देन 0 एंड एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 0, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर y सच दैट yn इज इक्वल टू x। मिसाल के तौर आप अपना x रख लें 4, y आपने फाइंड करना है, n को आप चले 2 रख लें। अब आप खुद देख लें कितने ऐसे हैं y जिनका स्क्वायर लेने से आपके पास 4 आएगा। तो आप देखें, अगर आप y को 2 रख लेते हैं तब भी उसका स्क्वायर 4 है, y को -2 रख लेते हैं तब भी उसका स्क्वायर 4 है। अब जरा ऑप्शंस को देखें। देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स y सच दैट yn इज इक्वल, ये बात तो गलत है, यहाँ पे सिर्फ 2 मिल रहे हैं आपको। देयर आर ओनली 2 रियल नंबर y सच दैट yn इज इक्वल टू x, ओनली 2 रियल नंबर। अच्छा, अब देखें, अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे 8 रख लेता हूँ x की जगह पे और n की जगह पे 3 रख लेता हूँ, तो मुझे जस्ट एक ही रियल नंबर मिलेगा y इज इक्वल टू 2। ठीक है, जिसका क्यूब लेने से वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिक भी हो सकता है। ठीक, अच्छा, देयर आर ओनली 3, ये भी नहीं कहा जा सकता। देयर इज 1 एंड ओनली 1 y सच दैट y, ये भी नहीं कहा जा सकता। आपने देखा कि y की वैल्यूज 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। ठीक है, अब इनमें से कोई ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। आखिर क्या कहना चाह रहा था वॉल्टर रूडन ने ये रिजल्ट जब बयान किया था, अगर आप ये कंडीशन लगा लेना कि y पॉजिटिव होना चाहिए फिर बात दुरुस्त हो जाएगी, और उस सूरत में ये डी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, देयर इज ओनली 1, क्योंकि जब आप पॉजिटिव की कंडीशन लगाएंगे ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और एक जनरल रिजल्ट में आपको बता दूं, किसी भी नंबर का जो nth रूट है, बेसिकली ये 2 ने यहाँ पे आके स्क्वायर रूट 2 बन जाना है, अगर इसको आप लिख सकते हैं x पावर 1 ओवर n। किसी भी x का जो nth रूट है वो रियल नंबर की सूरत में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव की कंडीशन अगर y पे लगा दें तो वो यूनिक होगा,
उसे प्रिंसिपल nth रूट भी कहते हैं, ठीक है। तो आखिर अब यहाँ पे मुराद यही डी ऑप्शन लेना चाह रहा था। अब क्योंकि ये सारे गलत हैं, अगर आपने किसी को सिलेक्ट करना हो तो आप डी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 6 या नया एडिशन। फॉर एनी रियल नंबर x square root is equal to the absolute value of x. This is always positive. Square root of a positive real number is always positive. ठीक है। अच्छा, बाद लोग एक रिजल्ट जानते हैं कि norm of x square is equal to the inner product of x with x. ठीक है, ये एडवांस फॉर्म में बाद हमें एडवांस रिजल्ट याद होता है तो उससे हम स्पेशल केस बना लेते हैं। जब x रियल नंबर होता है तो x नॉर्म जो है ये बदल जाता है x मॉड से, ठीक है। और ये जो x इनर प्रोडक्ट विद x है ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो मैं अगर इसे चेंज करूं रियल नंबर्स के लिए तो आप देखिए इससे क्या फॉर्म होती है। एक तो ये मॉड हो जाएगा x मॉड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये x और x की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा x मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, जबकि स्क्वायर रूट लेने से बन जाएगा x मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर। तो ये आपका असल फार्मूला ये बन गया, ठीक है। और ये मौजूद है ऑप्शन सी के तौर पे, ठीक है। नेगेटिव नहीं आता तो ये गलत होगी बात, ठीक है। और ये बात नहीं गलत होगी, क्योंकि अगर x नेगेटिव हो तो x मॉड माइनस x के बराबर होता है, और x अगर पॉजिटिव हो तो x मॉड प्लस के बराबर होता है, तो मॉड के साथ ही आना चाहिए, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, any two ordered fields with the least upper bound property are, कोई से दो ordered field ऐसे हों जिनके अंदर least upper bound property पाई जाए, तो ऑप्शन आर आइसोमॉर्फिक, फाइनाइट होना तो जरूरी नहीं, इनफाइनाइट के अंदर भी ऐसा होता है, इक्वल होना भी जरूरी नहीं, दो डिफरेंट भी हो सकते हैं उनके अंदर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी पाई जाए, रैशनल होना भी जरूरी नहीं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के अंदर भी लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है। So we have left only one option, वो आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। ऐसे दो ऑर्डर फील्ड जिनके अंदर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी पाई जाए, these are आइसोमॉर्फिक। नेक्स्ट देखते हैं, if R is a non-zero rational, R एक non-zero rational है, X एक irrational नंबर है, then R plus X is क्या होगा। मिसाल के तौर पे R1 ले लें, इरेशनल आप 2 ले लें, स्क्वायर रूट 2, तो आपको ये कैन इजीली प्रूव दैट सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज अगेन इरेशनल नंबर। सो करेक्ट ऑप्शन इज इरेशनल। यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी नॉन ज़ीरो रखने की, अगर ये ज़ीरो भी हो जाए तो 0 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज अगेन स्क्वायर रूट 2 विच इज अगेन इरेशनल, ठीक है। तो प्लस के लिए तो नॉन ज़ीरो की कंडीशन की ज़रूरत नहीं थी। Sum of a rational and irrational number is always irrational. If R is non-zero rational, X is irrational, then the product RX is again irrational. ठीक है। अब यहाँ जरूरी था नॉन जीरो होना, क्योंकि अगर R जीरो हो, X कोई भी नंबर हो, तो 0 into X is 0, और 0 क्या है, ये रैशनल है। लिहाजा प्रोडक्ट के लिए R का नॉन जीरो होना जरूरी है। R is non-zero rational and X is irrational, then their product is also irrational. Let E be a non-empty subset of an ordered set. Alpha is the lower bound, beta is an upper bound. Then क्या रिलेशन होगा लोअर बाउंड में और अपर बाउंड में। फर्ज करो ये एक नॉन एम्प्टी सेट ई है, ये इसका लोअर बाउंड है, ये इसका अपर बाउंड है, साफ जाहिर है लोअर बाउंड इज लेस इक्वल टू अपर बाउंड। अब इक्वालिटी का होल्ड करती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका सेट है सिंगलटन ए, ये सेट है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो ए है यही लोअर बाउंड है, ए है यही आपका अपर बाउंड है, यानी ए से, क्योंकि ए से छोटा कोई एलिमेंट ए में नहीं पड़ा, लिहाजा ए लोअर बाउंड। फिर ए से बड़ा भी ए में कोई एलिमेंट नहीं, लिहाजा ए अपना अपर बाउंड भी है, यही इन्फिमम है, यही सुप्रीमम है, ठीक है। तो उस सूरत में अल्फा भी ए है और बीटा भी ए है। सिंगलटन की सूरत में इक्वालिटी भी होल्ड कर सकती है, अदरवाइज अल्फा इज स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा। तो कंबाइनिंग दीज टू अल्फा इज लेस इक्वल टू बीटा, infimum of a set is less equal to the supremum of that set. अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं,
ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ, सीक्वेंस क्या होता है, ये A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन। अब बेसिकली ये फंक्शन है नेचुरल नंबर से आर पे, अगर रियल सीक्वेंस है 1 पे अप्लाई होता है तो A1, 2 पे अप्लाई होता है तो A2 एंड अप टू सो ऑन। तो इसकी जो डोमेन है वो आमतौर पे पॉजिटिव इंटीजर या सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। रियल नंबर तो हो नहीं सकती, ना रैशनल हो सकती है, इंटीजर भी नहीं हो सकती, इसके कहीं से स्टार्ट लेना होता है, तो इसलिए पॉजिटिव इंटीजर, ये इसका आंसर यहाँ पे सही है। पास बुक्स के अंदर होल नंबर्स को भी अलो किया गया, फिर वो A0 A1 A2 इस तरह करके लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन मौजूद है। एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट ए इज, काउंटेबल सेट क्या होता है, हर वो सेट ए काउंटेबल कहलाएगा जो या तो फाइनाइट होगा, यानी या तो ये फाइनाइट है, यानी एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, सारे फाइनाइट सेट तो काउंटेबल वाली क्लास में आ गए। जो इनफाइनाइट है उनमें से वो जिनके साथ, जिन्हें आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1-1 कॉरस्पॉन्डिंग कायम कर सकते हैं, यानी अगर आप एक ऐसा फंक्शन बता सकते हैं कि n और a के दरमियान वो बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव का मतलब आप जानते हैं कि साइज सेम हो, तो आप कहेंगे कि n और a इक्विवेलेंट हैं, या आप कहेंगे कि फिर a जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, यानी इनफाइनाइट तो है, इसे डिनोमिनेटर भी कहते हैं। तो काउंटेबल दो तरह के होते हैं, या तो वो फाइनाइट होते हैं या सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल्स, all infinite sequence of distinct terms and so on. There are a lot of examples of countable sets. ठीक है, तो काउंटेबल में ये दो कैटेगरीज होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक सेट काउंटेबल है तो उसका हर इनफाइनाइट सबसेट किस किस्म का होगा, ये अगर वो इनफाइनाइट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बाउंडेड, कोई पता नहीं उसके बाउंडेड अनबाउंडेड होने के बारे में। फील्ड के लिए तो अलग होती है सूरत हाल, उनके हर काउंटेबल सेट में क्या पता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो ना हो, ठीक। अच्छा, अनकाउंटेबल तो हो नहीं सकता, अब बेटा अपने बाप से बड़ा तो हो नहीं सकता, ए काउंटेबल है तो उसका सबसेट अनकाउंटेबल तो नहीं हो सकता। सो द आंसर इज काउंटेबल, एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल, वो भी काउंटेबल ही होगा। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर जो है ये काउंटेबल सेट की एक एग्जांपल है, इट इज काउंटेबल सेट, ठीक है। एज एन एग्जांपल मैंने आपको बताया था n e o सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल, यहाँ तक ये काउंटेबल है, ठीक है। काउंटेबल के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, अगर किसी सेट को इनफाइनाइट सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा जा सके डिस्टिंक्ट टर्म्स का, तो वो भी काउंटेबल होता है। क्यू को लोग लिखते हैं, वो सारे एलिमेंट लिख लो जिनके नीचे 1 आए, ऊपर सारे इंटीजर आ जाएंगे बारी बारी, वो सारे लिख लो जिनके नीचे 2 आए डॉटेड के साथ, वो सारे लिख लो जिनके नीचे 3 आए एंड अप टू सो ऑन। इस तरह करके उसकी एक लिस्टिंग की जा सकती है, बाद में उसको यूनिक भी बनाया जा सकता है, जो डिस्टिंक्ट होंगे वो लेके। तो इस तरह करके लोग प्रूव कर देते हैं, इसका एक बड़ा आसान सा प्रूव आपको मिल जाएगा। एक और प्रूव भी है, उसमें पॉजिटिव रैशनल को अलग करते हैं, नेगेटिव को अलग करते हैं। बहरहाल ये इट इज़ वेल नोन दैट सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज काउंटेबल। बाउंडेड तो वो नहीं है, अनबाउंडेड सेट है, फाइनाइट भी नहीं है, अनकाउंटेबल नहीं है क्योंकि वो काउंटेबल है। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज, ये गालबन अब इर्रेशनल की बात की जानी थी। अब जो इर्रेशनल का सेट है ये अनकाउंटेबल है। आप जानते हैं जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है ये अनकाउंटेबल है, बल्कि ना सिर्फ आर बल्कि कोई छोटे से छोटा इंटरवल भी अगर आप ले लें वो भी अनकाउंटेबल है। तो ये तो आर तो उससे बड़ा है, लिहाजा आर अनकाउंटेबल है। और अगर देखा जाए तो आर माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्राइम, या आप यूं कह सकते हैं आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। अब क्यू तो काउंटेबल है, अगर क्यू प्राइम भी काउंटेबल होता तो क्यू यूनियन क्यू प्राइम आर काउंटेबल हो जाना था, जबकि आर अनकाउंटेबल है। इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक जो डिसजॉइंट है, ये दोनों सेट, कोई एक अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो क्यू प्राइम इज अनकाउंटेबल। सेट ऑफ ऑल यहाँ पे इरेशनल है क्योंकि रैशनल की तो बात हो चुकी है, अनकाउंटेबल। जब वो अनकाउंटेबल है तो काउंटेबल तो नहीं कह सकते, बाउंडेड तो है नहीं, और अनकाउंटेबल को फाइनाइट भी नहीं कह सकते, ठीक। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन इज रैशनल नंबर के लिए काउंटेबल
और इरेशनल नंबर के लिए अनकाउंटेबल। Okay, this is by definition. A set is open if and only if its complement is closed. Straightforward. ठीक है। ओपन का बाउंडेडनेस से कोई ताल्लुक नहीं, अनकाउंटेबल या काउंटेबल या फाइनाइट इनफाइनाइट से यहाँ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, कोई भी सेट ओपन तब होता है जब उसका कंप्लीमेंट क्लोज्ड होता है। द कैंटर सेट इज, कैंटर सेट क्या होता है? कैंटर सेट ये होता है कि आप एक इंटरवल लिया आपने 0 1, ठीक है, इसके अंदर ही कैंटर सेट पड़ा है। लिहाजा इसलिए क्योंकि कैंटर सेट इसका सबसेट है, तो आप कह सकते हैं कि जो कैंटर सेट है वो बाउंडेड है। ठीक है, एक बात तो कैंटर सेट के बारे में डायरेक्टली आपको ये पता चल गई कि ये बाउंडेड है। बाउंडेड है तो अनबाउंडेड तो नहीं कह सकते, काउंटेबल भी नहीं है, ये अनकाउंटेबल सेट होता है, फाइनाइट भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, सेकेंड एमसीक्यू, अनकाउंटेबल ये है, काउंटेबल क्योंकि नहीं है तो ये अनकाउंटेबल है, फाइनाइट भी नहीं है और अनबाउंडेड भी नहीं है, बाउंडेड है 0 1 के दरमियान। और अगर मजीद देखना चाहते हैं कि तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, वो 1 होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके अंदर हमेशा रहता है, बाउंड्री इसके अंदर हमेशा रहती है 0 1। लिहाजा इसका जो सुप्रीमम होगा, आपको मैंने बताया था कि इंटरवल फॉर्म का जो भी आपको मिले, अगर एंड पॉइंट उसमें शामिल हैं तो वही उसका सुप्रीमम 1 इसका सुप्रीमम है, लीस्ट अपर बाउंड 1 है और इन्फीमम। यहाँ मैंने इसके चारों आपको एमसीक्यूज जो हैं वो बगैर इसका इंट्रोडक्शन दिए करवा दिए हैं। आपको मैं आइडिया दे देता हूँ, तब डिटेल में हम यहाँ नहीं जाते। कैंटर सेट भी इस तरह बनता है कि 0 1 इंटरवल लेते हैं, साल के तौर पे ये इंटरवल है 0 1, फिर इसको 3 हिस्सों में काटते हैं, ऐसे इसके 3 हिस्से बनाते हैं। 3 हिस्से बनाने के बाद ये चौथा हिस्सा मिटा देते हैं, तो आपके पास ये रह जाएगा 0 1/3 और ये आ जाएगा 2/3 से लेके 1 तक, ये वाला ऐसा छोड़ देते हैं। फिर इसी तरह 0 से लेके 1/3 इसके 3 हिस्से करेंगे, दरमियान वाला छोड़ देंगे, इसके 3 हिस्से करेंगे, दरमियान वाला छोड़ देंगे, तो ये रह जाएगा, यानी इनका यूनियन होगा। यानी पहले स्टेप पे 0 1 था, दूसरे स्टेप पे आपके पास ये इसके 2 हिस्से हो गए, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। तीसरे स्टेप पे क्या होगा, इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, इनका यूनियन ले लेंगे, फिर एंड अप टू सो ऑन, इस तरह चलते चले जाएंगे। तो ये कैंटर सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है और ये बड़ा खूबसूरत सेट है। हम कभी इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो आप देखिएगा कि ये बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। बहरहाल एमसीक्यूज़ के लिए आपको ये इसके सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स थे।